अब देश के उस नेता का चैप्टर जिसने गांधी को महात्मा मानने से इनकार किया। आज भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। महात्मा गांधी की तरह भारत में अंबेडकर को मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। भले ही अंबेडकर महात्मा गांधी की तरह सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए उनके लेवल पर, और इसका कारण अंबेडकर और गांधी के बीच का वैचारिक टकराव भी रहा। लेकिन आज पाठशाला में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों गांधी और अंबेडकर के बीच बनती नहीं, और यह भी बताऊंगा कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे। क्यों अंबेडकर ने गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी हम सब बोलते हैं, अंबेडकर ने खुलकर बोला मैं उनको महात्मा नहीं मानता। क्यों? इतने बड़े नेता बाबा साहब अंबेडकर, और बाबा साहब अंबेडकर को जब बड़े नेता बताते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक कद से नहीं बता रहा हूं, कितने पढ़े लिखे थे ये भी आप सुनिए। बाबा साहब अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक थे। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। इंग्लैंड से भी की, अमेरिका से भी की, दोनों जगह से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। 1913 में वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई के लिए गए थे। फिर उन्होंने लंदन के मशहूर ग्रेज इन में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। उन्होंने मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। फिर उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी अर्थशास्त्र में पीएचडी की। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, 26 तो डिग्री थी भाई उनके पास, 26 से ज्यादा डिग्री। उनमें पढ़ने की इतनी लगन और इतना शौक था कि बताया जाता है कि अंबेडकर साहब की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 35,000 किताबें थी। लेकिन किसी को पढ़ने के लिए किताब उधार नहीं देते थे कि आए अंबेडकर जी एक किताब ले जाए। नहीं, कहते थे कि अगर किसी को पढ़ना है, किताब पढ़नी है तो मेरी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, लेके जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर को हम सब संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों के आधार पर हुआ था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। आरबीआई के गठन में डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से कई सुझाव लिए गए। तो संविधान बाबा साहब ने दिया, इसका जिक्र तो होता है, लेकिन देश को आरबीआई देने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने में भी बाबा साहब का योगदान था। 1951 में वित्त आयोग का गठन भी डॉक्टर अंबेडकर की शोध किताब प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के सुझावों के आधार पर हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जिस दौर में उभर रहे थे वो दौर महात्मा गांधी का भी था, जो देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता बन चुके थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की महात्मा गांधी से कभी नहीं बनी, और ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने कभी गांधी को महात्मा माना। यह वैचारिक टकराव किस तरह का था, यह आज आपको सुनना चाहिए। यह हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और 1916 में उन्होंने पहली बार बीएचयू के भाषण में देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की बात की। अंबेडकर ने 1916 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार भाषण दिया और ऐसी आजादी की बात की थी जो जाति व्यवस्था से मुक्त। मतलब महात्मा गांधी देश को आजाद चाहते थे, वो चाहते थे देश आजाद हो, लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त आजाद हो, यह अंबेडकर चाहते थे। तो विचारों का यही अंतर आगे चलकर गांधी और अंबेडकर के बड़े टकराव का कारण बना। यह वो दौर था जब देश में महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता थे और कांग्रेस सर्वमान्य पार्टी। सब मानते थे कांग्रेस को, गांधी जी को। किसी भी मुद्दे पर महात्मा गांधी की राय आखिरी मानी जाती थी, लेकिन अंबेडकर कई मुद्दों पर गांधी से सहमत नहीं होते थे। और इसके उदाहरण बताता हूं, जैसे 1919 का खिलाफत आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था, जिन्हें अंग्रेज नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और उन्हें बंधुआ बना रखा था। तो उनका गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। इसके बाद गांधी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, जहां पर बाढ़ आई थी और अकाल पड़ गया था। इसकी वजह से वहां के किसान लगान माफ करने की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन भी सफल रहा और अंग्रेजों ने खेड़ा में लगान वसूली को सस्पेंड कर दिया।
लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया तो कई लोगों ने इसे सही नहीं माना। खिलाफत आंदोलन भारत के कुछ मुसलमानों ने शुरू किया था, जिसका मकसद टर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना था। गांधी की सोच यह थी कि अगर मुसलमानों के लिए वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ेंगे तो उन्हें असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों का साथ मिल जाएगा और हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी कम होगी। ये महात्मा गांधी ये सोच रहे थे। लेकिन सच यह है कि खिलाफत आंदोलन कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि गांधी कहते थे कि खिलाफत मुसलमानों के लिए वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए गाय है। लेकिन मुस्लिम दुनिया में खिलाफत की कोई परवाह नहीं करता था। खुद जिन्ना ने कहा कि खिलाफत जब अब पुराने जमाने की चीज हो गई है। खुद बाद में टर्की ने खिलाफत को खत्म कर दिया, लेकिन इससे पहले गांधी इस मुद्दे पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखते रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था। इस आंदोलन के दो लक्ष्य थे, पहला खलीफा को बनाए रखना और दूसरा तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बरकरार रखना। इन दोनों ही लक्ष्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और जिस दृढ़ता से इस मुद्दे को उठाया उससे कई मुसलमान भी हैरान रह गए थे। ये अंबेडकर लिख रहे हैं। ऐसे कई लोग थे जो खिलाफत आंदोलन पर शक कर रहे थे और महात्मा गांधी को ऐसे आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं था। तो यह एक उदाहरण है कि कैसे खिलाफत आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी अगर उत्तरी ध्रुव पे थे तो डॉक्टर अंबेडकर दक्षिणी ध्रुव पर। इतना अलग विचार थे उनके। जिस वक्त गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उसी दौर में केरल के मालाबार में मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। उनका धर्मांतरण किया गया। मोपला नरसंहार को लेकर भी अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि गांधी हिंसा के हर मामले की निंदा करने में बहुत पाबंद रहे, लेकिन गांधी ने ऐसी हत्याओं का कभी विरोध नहीं किया। गांधी ने कभी भी प्रमुख मुसलमानों से इसकी निंदा करने का आह्वान नहीं किया, उन पर चुप्पी साध ली। इस तरह के रवैये को केवल इस आधार पर समझा जा सकता है कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए तत्पर थे और कुछ हिंदुओं की हत्या को बुरा नहीं मानते थे। मुसलमानों की किसी भी गलती को माफ करने के रवैये से कहीं ऐसा ना हो कि एकता के लक्ष्य को नुकसान पहुंचे। मोपला दंगों के मामले में गांधी को जो कहना था उससे यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। यानी बाबा साहब अंबेडकर नाराज थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और गांधी जी ने मुखरता से विरोध नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के नाम पर। बाबा साहब अंबेडकर इस सोच को गलत बताते थे कि मुस्लिम कट्टरपंथियों पर इसलिए ना बोला जाए क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है। कट्टरपंथियों को लेकर बाबा साहब अंबेडकर के स्पष्ट विचार थे। उस दौर में जब हिंदू समाज के कई प्रमुख नेताओं की मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी, उस पर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान के पेज नंबर 152 पर लिखा, यह तथ्य है कि कई प्रसिद्ध हिंदू जिनके लेखों से या शुद्धि आंदोलन में हिस्सा लेने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उनकी हत्याएं मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल राशिद ने 23 दिसंबर 1926 को गोली मारी जब वो बीमार थे और बिस्तर पर थे। फिर दिल्ली में प्रमुख आर्य समाजी लाला नानक चंद की हत्या की गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन ने राज्यपाल की हत्या की जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे। वही सरतन से जुदा वाला मामला तब भी था। फिर सितंबर 1934 को नाथूरामल शर्मा की कोर्ट के अंदर हत्या हुई जब वो इस्लाम पर एक पैम्फलेट के प्रकाशन के खिलाफ केस के दौरान कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। 1938 में हिंदू महासभा के सचिव खन्ना पर जानलेवा हमला हुआ और वो मौत से बाल बाल बचे। बाबा साहब अंबेडकर ने इस किताब में आगे लिखा कि यह तो बहुत छोटी लिस्ट है जिसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन महत्व इस बात का नहीं कि कितनी ज्यादा या कम संख्या में प्रमुख हिंदुओं का कत्ल मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया। महत्व इस बात का है कि इन हत्यारों के प्रति सोच क्या है। इन हत्यारों को तो कानून के तहत सजा मिली, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने इन हत्यारों की निंदा नहीं की। उल्टे इन कट्टरपंथी हत्यारों को शहीद बताया गया और उन्हें रिहा करने के लिए प्रदर्शन किए गए।
इसका एक उदाहरण लाहौर के वकील बरकत अली का है, जो नाथूरामल के हत्यारे अब्दुल कयूम का केस लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि नाथूरामल की हत्या का दोषी अब्दुल कयूम नहीं है, क्योंकि उसने जो किया वो कुरान के नियमों के तहत जायज है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सरतन से जुदा पे या तो चुप हो जाते हैं या सपोर्ट कर देते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच सबसे बड़ा टकराव इस बात पर था कि दलितों का बड़ा हितैषी कौन है, दलितों का बड़ा नेता कौन है, गांधी जी या अंबेडकर। क्योंकि गांधी भी समाज से छुआछूत की समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और अंबेडकर जो खुद पिछड़ी जाति से थे वो भी आंदोलन कर रहे थे। 1931 में जब बंबई के, उस वक्त तो बंबई था, तो बंबई के मणि भवन में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की मुलाकात हुई और इसी मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर किस तरह से टकराव हुआ वो आपको बताता हूं। महात्मा गांधी ने अंबेडकर से कहा कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन आप शायद जानते नहीं कि मैं पिछड़ों और दलितों के लिए तब से काम कर रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। इस पर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह सही है कि आप मेरे पैदा होने के पहले से पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। सभी बूढ़े और बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र पर ही जोर देना पसंद करते हैं। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ों के उद्धार के लिए 22 लाख रुपए खर्च किए, उस जमाने में 22 लाख रुपए। गांधी जी की इस बात पर अंबेडकर ने जवाब दिया कि कांग्रेस छुआछूत को दूर करने के लिए गंभीर ही नहीं है, आप सीरियस नहीं है। अगर वो गंभीर होती कांग्रेस, तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त खादी पहनना नहीं होती, बल्कि छुआछूत को दूर करना होती। जैसे कोई इंसान जो पिछड़ों को अपने घर में नहीं रखता, जो पिछड़ों को नहीं पढ़ाता, जो पिछड़ों के साथ खाना नहीं खाता, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बन पाएगा। आप ये नियम रखते। अंबेडकर ने यह तर्क दिया गांधी जी को पलटकर। अंबेडकर की बात सुनकर महात्मा गांधी बोले, यह देखकर हैरानी होती कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। इसका जवाब भी अंबेडकर ने गांधी जी को दिया और कहा कि हम महान नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूं। इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणभंगुर होते हैं और वो सिर्फ धूल उड़ाते हैं, लेकिन स्तर नहीं उठाते। ये थे महात्मा गांधी को लेकर अंबेडकर के विचार। यहां अंबेडकर और गांधी के बीच वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अंबेडकर गांधी को मानते ही नहीं थे। यह नहीं था। अंबेडकर खुद कहते थे कि वो कुछ ज्यादा ही स्पष्ट और मुखर हैं, यानी जो कहते थे वो बिना लाग लपेट के मुंह पे बोल देते थे। इसका मतलब नहीं कि गांधी जी का अनादर करते थे, लेकिन कई चीजों पर वो गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखते थे और मुंह पर बोल देते थे। 1955 में भीमराव अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार जाहिर किए थे। उन्होंने इस इंटरव्यू में महात्मा गांधी को महात्मा मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गांधी से एक विरोधी के तौर पर मिला और मेरा यह मानना है कि मैं दूसरे लोगों के मुकाबले गांधी को बेहतर तरीके से जानता हूं, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने असली रंग दिखाया था। मैं गांधी के अंदर के इंसान को देख सकता था। दूसरे लोग उनसे भक्त के तौर पर मिलते थे और उनके बाहरी आवरण को देखते हैं, जो बाहरी आवरण उन्होंने महात्मा का बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें इंसान के तौर पर देखा और जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मैं दूसरों से बेहतर गांधी को जानता हूं। अंबेडकर ने इस इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि दलितों, पिछड़ों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। दूसरी बात, वो ये चाहते थे कि कोई उनकी स्वराज की सोच का विरोध न करे। अंबेडकर ने कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि जब पश्चिमी देशों के लोग गांधी में दिलचस्पी दिखाते हैं। मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि गांधी भारत के इतिहास की एक घटना है, लेकिन वो कभी युग निर्माता नहीं थे। अंबेडकर ने गांधी के बारे में आगे कहा कि एक राजनेता के तौर पर वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा मानने से इनकार करता हूं, यह अंबेडकर ने इस इंटरव्यू में कहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उन्हें महात्मा नहीं कहा है और वो इस उपाधि के हकदार नहीं है, यह अंबेडकर इंटरव्यू में बोल रहे हैं। यहां तक कि नैतिकता के आधार पर भी वो महात्मा नहीं। ये थे बाबा साहब अंबेडकर, खुलकर बोलने वाले, स्पष्ट। वरना गांधी जी को महात्मा बोलना न मानने वाला व्यक्ति शायद ही इस देश में कोई मिले, और न भी मानता हो तो बोलने वाला इंटरव्यू में शायद ही कोई।